सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में है, यानी आईसीसी। कंटेक्स्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। 2002 में फोर्स में आई थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट के बेस पर। रोम स्टैट्यूट को अडोप्ट किया गया था 1998 में, यानी 1998 में। अगर यूपीएससी पूछती है रोम स्टैट्यूट के बेस पे क्या इस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आंसर होगा आईसीसी। ये वर्ल्ड की फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए जिन पर आरोप है इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम ऑफ एग्रेशन एंड वार क्राइम्स। देखो, नेशनल कोर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसीलिए इस कोर्ट की जुरिडिक्शन तभी एप्लीकेबल होती है जब कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया जाता है। हर एक केस में इस कोर्ट की जुरिडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। इसे कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। फिलहाल 123 कंट्रीज मेंबर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। पैसे कहाँ से आते हैं इस कोर्ट के लिए? देखो, वो कंट्रीज जिन्होंने रोम स्टैट्यूट को एडोप्ट किया था 1998 में, वो फाइनेंस करते हैं इस कोर्ट के ऑपरेशंस को। इसके अलावा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से भी इस कोर्ट का काम चलता है। वैसे तो देखो, इस कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है यूनाइटेड नेशंस से, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अगर कोई मामला रेफर किया जाता है इस कोर्ट को, तब इस कोर्ट के रूल्स एप्लीकेबल होंगे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज पर भी। अभी कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो ये है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा अफगानिस्तान में यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स पर वार क्राइम्स का केस चलेगा। उसके बाद यूएस की तरफ धमकी दी गई, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स पर केस चलाया जाता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिशियल्स पर केस चलेगा यूएस के अंदर। यूएस देखो मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इवन इंडिया, चाइना जो प्रमुख देश हैं वो भी मेंबर नहीं हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। जब देखो रोम स्टैट्यूट को अडोप्ट किया गया था 1998 में, उस समय यूएस की कांग्रेस में एक लेजिस्लेशन पास किया गया था जिसमें कहा गया था अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा यूएस के किसी सिटीजन को जबरन पकड़ के रखा जाता है तो यूएस हमला बोल देगा नीदरलैंड के ऊपर ताकि यूएस के सिटीजन को छुटवाया जा सके। नीदरलैंड पर क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर इस कोर्ट का नीदरलैंड में ही है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित। वीडियो को पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन देखिए। पहला ऑप्शन है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दूसरा ऑप्शन, इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने की जिन पर आरोप है इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वार क्राइम्स का। बताओ क्या आंसर होगा? देखो, दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वेल सेंचुरी के बारे में है। हमने 3 या 4 दिन पहले डिस्कस किया था इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के सेशन के बारे में। देखो, वो सेशन कंक्लूड हो चुका है और उस सेशन की एक आउटकम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। 2001 में जब इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था तो उस समय 39 कंट्रीज़ के द्वारा ये मांग रखी गई थी और आइडिया को प्रपोज किया गया था ब्राज़ील के द्वारा वेल्स को कंजर्व करने के लिए एक वेल सेंचुरी इस्टेब्लिश की जाए साउथ अटलांटिक ओशन में। अब जो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ ब्राज़ील के अंदर, इस सेशन में जापान और रशिया जो कि प्रो वेलिंग नेशन हैं, इन देशों का कहना है कॉमर्शियल वेलिंग पे किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था जापान के कल्चर में वेलिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इन देशों ने कहा कि वेल सेंचुरी ना इस्टेब्लिश की जाए। 2001 के प्रपोजल का विरोध किया गया जापान और रशिया के द्वारा। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। पहली स्टेटमेंट, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। दूसरी स्टेटमेंट, रिसेंटली इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का जो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ ब्राज़ील में, उस सेशन में कॉमर्शियल वेलिंग पे जो मोरेटोरियम लगा था उसे हटा दिया गया
ऑप्शंस आपको पता है, वन ओनली, सेकेंड ओनली और उसके बाद बोथ और लास्ट में नन। इसका आंसर देखो वन ओनली होगा। अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था ब्राजील में, मांग उठी थी कुछ देशों के द्वारा, रशिया और जापान जैसे देशों के द्वारा, लेकिन मोरेटोरियम को अभी भी नहीं हटाया गया है। यानी कॉमर्शियल व्हेलिंग पे अभी भी रोक है, बैन है। और इस मोरेटोरियम को अडॉप्ट किया गया था 1982 में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के बारे में है। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। VC11184 क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन, ये एक ऑब्जर्वेटरी है जिसे रिसेंटली इसरो के द्वारा स्पेस में इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा ऑप्शन, ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है सरफेस टू सरफेस जिसे इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। तीसरा ऑप्शन, ये इंडिया का पहला शिप है मिसाइल को ट्रैक करने के लिए। चौथा ऑप्शन, नन। ये हमने शायद कल ही डिस्कस किया था, कल या परसों ही डिस्कस किया था। इसका आंसर सी है। ये हमारे देश का पहला शिप है जो कि मिसाइल्स को ट्रैक करेगा। अब आते हैं आज की आर्टिकल की तरफ। देखो, इस शिप को बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके लिए? NTRO के लिए, यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हमारे देश की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि डायरेक्टली काम करती है प्रधानमंत्री ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की गाइडेंस में। ऑर्गेनाइजेशन पे वही नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी दूसरी एजेंसीज पे लागू होते हैं। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन में प्रोविजन था, ये जो एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी NTRO को लिस्ट किया गया था उस नोटिफिकेशन के तहत द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 1985। देखो, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इस एक्ट के अंदर रखा जाता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाती हैं। जैसे उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज हैं वो यूनियन या फिर किसी प्रकार की एसोसिएशन नहीं बना सकते। उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज के फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो राइट हैं वो कर्ब हो जाएंगे। उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉई मीडिया से यानी प्रेस से किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। और अगर उनको कोई बुक भी पब्लिश करनी है तो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेड की अनुमति के बिना वो एम्प्लॉइज बुक नहीं पब्लिश करेंगे। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि देखो, अगर इंटेलिजेंस एजेंसी के एम्प्लॉइज मीडिया से बात करने लगेंगे तो काफ़ी सीक्रेट डिटेल्स बाहर आ जाएंगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सीनियर भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को फिर से एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा का चेयरमैन रीनोमिनेट किया गया है लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के द्वारा। शुरुआत में देखो, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा को गठित किया गया था 2000 में एडॉक कमेटी के तौर पर, लेकिन 2015 में यानी 15 साल बाद इस कमेटी को परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी का स्टेटस दे दिया गया। अगर यूपीएससी पूछती है एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा एडॉक कमेटी है या फिर परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है, आंसर होगा परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी। जब इस कमेटी को गठित किया गया था, शुरुआत में तो सिर्फ एडॉक कमेटी के तौर पे गठित किया गया था, लेकिन अब परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी का स्टेटस है इस कमेटी के पास। लोकसभा के किसी भी मेंबर के एथिक्स से संबंधित कोई भी कंप्लेंट जाती है इस कमेटी के पास तो ये कमेटी जांच करती है वास्तव में लोकसभा के उस मेंबर ने कोई अनएथिकल काम किया है या फिर नहीं। वैसे कंप्लेंट ना भी जाए तो इस कमेटी के द्वारा सुमोटो नोटिस लिया जा सकता है, यानी खुद से भी ये कमेटी कोई मामला संज्ञान में ले सकती है अगर इस कमेटी को लगता है कि लोकसभा के इस मेंबर ने एथिक्स को वायलेट किया है। पार्लियामेंट की एक कमेटी से संबंधित ही क्वेश्चन है आपके लिए। डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी काफ़ी सुर्खियों में रहती है, बजट वगैरह पे जब डिबेट होती है काफ़ी न्यूज़ आती है डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। देखो, टोटल डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं 24 जो कि सभी मिनिस्ट्रीज़ को कवर करती है, सभी डिपार्टमेंट्स को कवर करती है। काम क्या होता है डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी का? डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जवाबदेही को तय करती है और टोटल जैसे मैंने आपको बताया 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। 24 में से 16 के आसपास लोकसभा के अंडर काम करती हैं और 8 राज्यसभा के अंदर काम करती हैं। डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर्स राज्यसभा से भी आते हैं और लोकसभा से भी आते हैं। अब 3 स्टेटमेंट्स को देखिए।
मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी। सोच के रखिए सही है या गलत स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन, ऑल स्टैंडिंग कमेटी सिर्फ लोकसभा के अंदर काम करती है। और तीसरा स्टेटमेंट, हर एक डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी में दोनों हाउसेस से मेंबर होते हैं। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सभी स्टैंडिंग कमेटीज लोकसभा के अंदर काम नहीं करती। 16 स्टैंडिंग कमेटीज लोकसभा के अंदर काम करती हैं और 8 राज्यसभा के अंदर काम करती हैं, और टोटल स्टैंडिंग कमेटीज की संख्या है 24। तो अगर दूसरी स्टेटमेंट गलत होती है तो बी और डी दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लोकसभा से भी मेंबर हैं और राज्यसभा से भी मेंबर हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में है। देखो, सुबह इस स्कीम को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरियल की वीडियो में। अगर आपने सुबह एडिटोरियल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी डिटेल से हमने इस स्कीम को एनालाइज किया था। अभी कंटेक्स्ट वैसे ये है, कैबिनेट के द्वारा इस स्कीम के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। 3 सब स्कीम्स हैं इस स्कीम के अंतर्गत। पहला प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और तीसरा पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। क्यों लाई गई है ये स्कीम? देखो, 2 से 3 महीने पहले खरीफ फसलों के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी को इंक्रीज किया गया था। तब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि सरकार सिर्फ 2 ही फसलों को प्रोक्योर करती है, एक वीट और दूसरा पैडी। गन्ने को शुगर मिल्स के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। तो फ़ायदा क्या एमएसपी को इंक्रीज करने का, जब सरकार किसानों से फसलें प्रोक्योर कर ही नहीं पाती। तो सरकार ने अब उस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला है। सरकार ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। पहला प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। सबसे पहले ये स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। और तीसरा पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो स्टेट चाहे अपनी सुविधा के अनुसार कौन सा भी ऑप्शन चूज कर सकता है। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने पे खर्चा आएगा 15,000 करोड़। तो ये आर्टिकल था प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं। शुरुआत से देख लेते हैं वैसे आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हेल सेंचुरी के बारे में। हमने नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा के बारे में हमने डिस्कस किया। और क्वेश्चन के थ्रू हमने वैसे डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी डिस्कस किया। सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।